हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की नई कहानी है जीवन का खालीपन। जिन दीदी के घर में मैं काम करने लगी हूँ वो काफ़ी दिनों से बीमार है। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बोर नहीं होती, कुछ न कुछ लिखती रहती हैं। वो मुझसे क्या किसी से भी ज़्यादा बोलती है। कॉलोनी वाले उनसे ज़्यादा उनकी सास अम्मा जी को जानते हैं। बिना बात किए कैसे रह लेती हैं समझ नहीं आता। मुझसे भी ज़्यादातर उनकी सास जी ही बातचीत करती हैं। जब दीदी ठीक ठाक थी तो एक बार काम समझाकर कोने में चली जाती थी। कभी कभी कुछ कमी हो तो आकर धीरे से बताती थी, मगर अम्मा जी रोज़ मेरे साथ साथ काम में लग जाती। उनके अनुसार सब करना होता। बहुत महीन तरीके से काम कराती हैं, रोज़ ही सारा दम निचोड़ लेती हैं। पता नहीं दीदी जी कैसे नौकरी और घर दोनों संभालती रही होंगी। उन्हीं की सास जी की वजह से ये काम मिला है। भैया बाहर रहते हैं, हफ्ते महीने में कभी कभी आते हैं। बहुत हंसमुख और सुंदर हैं। जब भी घर में आते हैं एकदम से चहकने लगता है घर। दीदी भी गुलाबी सी हो जाती है। बेटा खूब लाड़ करता है और अम्मा जी निहाल हुई रहती हैं। घर में सब कहते हैं काम को लेकर बहुत जुनूनी है। आधी रात को भी कोई खबर मिल जाए तो तुरंत टीम के साथ लग जाती हैं। दीदी बड़े दिनों से बिस्तर पर हैं, कुछ तकलीफ़ है उनको चलने फिरने में, इसलिए उनकी बीमारी पर मुझे कह के गए हैं ध्यान रखना इनका। अपने लिए बहुत लापरवाह है मैडम जी। उनका जो बेटा है थोड़ा संकोची है, पर आजकल दादी जी साथ रहकर खूब खुल गया है। कभी कभी दादी जी से उलझ पड़ता है। दादी धार्मिक, अनुशासन प्रिय और सफाई पसंद है और उसे बार बार समझाती रहती हैं। चिढ़ जाता है क्योंकि इकलौता लाड़ दुलार से पाला है, मगर दीदी की वजह से कुछ कहता नहीं। दीदी ने उसे यही सिखाया कि हमारे अपने बड़े कभी गलत नहीं होते। उनका तरीका अखर सकता है मगर उनकी बात में भलाई ही होती है। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। पिछले दिनों स्कूल में छुट्टियां पड़ गई। दीदी बिस्तर पर ही थी। उन दिन दादी और पोते में झड़प हो गई। दादी जी उसे कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाने दे रही थी। तभी बच्चे बार बार खाली प्लॉट में जा खेल रहे थे जहाँ थोड़ा कचरा बिखरा था। दादी जी ने उसे और सब बच्चों को डांट कर भगा दिया। बच्चों को ये नागवार गुजरा और दीदी के बेटे को भर दीदी दिया। तेरी दादी का रोज का उनको क्या, हम जहाँ भी खेलें और तू मत आया कर हमारे साथ खेलें, बेकार हमारी बेइज्जती होती है। दादी जी ने उसे बालकनी से बच्चों के साथ खड़े होकर बात करते देखा तो फिर लताड़ा और घर बुलाया। उस दिन दादी पोते के बीच हड़प होनी पक्की थी। दीदी अपने कमरे में थी। दादी जी ने अपने कमरे के बाहर से कहा, ये माँ का ढील का नतीजा है। कान्हा नहीं मानता किसी का, बड़ों की बात का कोई मान ही नहीं है, कोई संस्कार नहीं सिखाया, बस नौकरी की मस्ती में सब रहे। दीदी शांत पड़ी रही। बेटा दंदनाता आया और आते ही हाथ पैर धोने बाथरूम में घुस गया और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दादी जी और गुस्से में आ गई। गुस्सा दिखा रहा है हमको, तुम देख रही हो ना कैसे पटका है दरवाज़ा। दीदी कुछ बोली नहीं। दादी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हाँ तुम दो बढ़ावा, हमको क्या, 4 दिन और रहेंगे जिंदा फिर तुम ही झेलोगी। पोता बाहर निकल आया और माँ के पास जाकर बोला, माँ दादी जी को बोलो थोड़ा कम बोला करें, सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मेरे दोस्त भी अब मुझसे कटने लगे हैं। ओके, पर ऐसे दरवाज़ा नहीं पटकना, बहुत गलत है यार माँ, दीदी ने सख्ती से कहा तो दादी का पोता कसमस आ गया। जाओ तुम आंटी जी से दूध बनवा कर पी लो पहले। नहीं आंटी जी से नहीं, दादी जी से ही कहता हूँ, वो मेरे मन मुताबिक बनाती हैं। लेकिन क्या वो नाराज़ है? क्यों? अरे आपको नहीं पता, आप तो ऑफिस में रहते हो दिन भर, मैं झेलता हूँ उनको। पोते की आवाज़ में कड़वाहट आ गई थी। मैंने सब्जी काटते हुए बाहर से देखा, दीदी ने बेटे का हाथ थाम लिया था। उसका चेहरा रुआसा हो गया था। झेलना, मैं जब टोकती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए भी ऐसे ही सोचते हो? सॉरी माँ, पर आप तो समझाते भी हो ना। पर दादी जी तो नॉन स्टॉप किसी में भी सामने शुरू ही हो जाती है। मेरी भी कोई इज्जत है, तुम सुनोगे अमल करोगे तो वो क्यों बोलेंगी? हाँ आप भी तो उनका ही साइड लो। मैं साइड नहीं ले रही, तुम्हें रास्ता बता रही हूँ।
कैसा रास्ता? पहले जाओ दादी जी को सॉरी बोलो। मैं नहीं बोलूँगा। गलती उनकी है कि मेरी? गलती किसी की भी है, निकालना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। दादी जी ने थोड़ा सख्त होकर कहा, फिर नरमाई से बोली, बेटा दादा दादी किस्मत वालों को मिलते हैं। दादी जी हम सब में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हैं, फिक्र करती हैं। झूठ आप बना रहे हो। जाओ दूध पी लो। अम्मा जी ने पोते के लिए दूध तैयार कर दिया था। दीदी ने दादी के भोले को मुस्कुराहट के साथ देखा दादी जी का प्यार। अच्छा ठीक है, कहता हूँ सॉरी, पर आप बोल देना दोस्तों के सामने कुछ नहीं कहेंगे। यार दोस्तों को समझा दो, भोलेनाथ की ज़िंदगी में खेलेंगे, जो दिखेगा डांटेंगे। मेरी दादी जी ने पहले देखा तो टोका। बस ओके ओके ठीक है भोला। ओ भोला नाराज़ हो, दूध पी लो। दादी जी ने फिर आवाज़ लगाई। आया दादी जी। कुछ देर बाद दादी पोता सब साथ बैठे भैया से वीडियो कॉल पर थे। दादी जी अपने कमरे में बिस्तर पर थी। मैंने उनको हॉट वाटर बॉटल दी, उन्होंने अपनी कमर पर रख ली। दादी और पोता अब भी दीदी की शिकायत में लगे थे। हमारी हर बात पर चुप लगा जाती हैं, कुछ बोलती नहीं। पापा पापा माँ बस मुझे समझाती रहती हैं, दादी को कुछ नहीं कहती। कहेंगी हमको तुम्हारी तरह नहीं जो बहस करे बड़ों के सामने। अरे मैंने कब बहस की? देखा पापा, देखा। दूसरी तरफ भैया लगातार हंसे जा रहे थे। तू भी उसी की तरह है, हर बात को हंसी में उड़ा देता है। मैं दीदी के कमर पर मालिश कर रही थी। दीदी के कमर में सब साफ सुनाई दे रहा था। मैंने देखा दीदी सुनकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा बेटा, अब की तुमको हॉस्टल में डाल देता हूँ। काहे हॉस्टल में डालोगे? भोला को। हमारा भोला हमारे साथ ही रहेगा ना भोला? पापा ने नहीं जाऊँगा, मैं दादी जी और माँ के साथ ठीक हूँ। सोच लो दोनों, शिकायत तुम दोनों को है, दूसरे वो हमारा चलता रहता है ना दीदी दादी जी। हाँ हाँ तुम अपने काम पर ध्यान दो। ओके भोलेनाथ की दादी जी। आपकी वो चुप्पी मैडम कहाँ है? बता कर दो। अभी अपने कमरे में काम में ध्यान है। वो लोग शिकायत करेंगे कि ऑफिस आवर में लंबा बतियाता है। रात को तुम्हारी सोच से गलत होगा, लेकिन मुझ में ध्यान रहता है कि वो इस परिवार की मुखिया है, हमेशा भला सोचेंगी। आगे से इस घर में कुछ भी कहने से पहले सोचना। बेटू सुनेगा तो उस पर भी असर पड़ेगा। दीदी की बात में डांट भी थी और चिंता भी। मेरा मुंह बनता देख वो बोली, बुरा मान गई क्या? नहीं दीदी, तुम खुद को दादी जी की जगह रख कर देखो, खुद समझ आओगे। आपको सच में कुछ बुरा नहीं लगता? आपको बाबू को दिन भर कितना कहती रहती हैं। दीदी शांत थी, बोली, तुमको समझ नहीं आई ना बात? समझना क्या है दीदी, हमसे तो ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। सुन, तेरी समझ को कहती हूँ। मैं बच्चों को तो समझा सकती हूँ, खुद को भी ढाल सकती हूँ, पर बड़ों को पलट कर कहना ठीक नहीं लगता मुझे। अभी उनके जितनी दुनिया नहीं देखी मैंने। बाकी मुझे मेरे अहम से ज़्यादा इस घर की खुशी ज़रूरी लगती है। रात हो गई थी। मेरे पति देव ने फ़ोन करके कहा, आज वहीं रुक जाओ, मैं सुबह पहुंचूंगा। ये ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। दीदी भी बोली, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा जी भी राजी थी। रात में दीदी पोते अपने साथ सुला ली और दीदी के पास फोल्डिंग बेड में सोने की तैयारी कर रही थी। अम्मा जी ने आवाज़ लगाई, धानी ओ धानी, ज़रा पैर दबा दो हमारा बिटिया। मैं अम्मा जी के पास आई। अम्मा जी मुझे फ़ोन देकर बोली, दीदी को दे आना, भैया का नंबर लगाए हैं, जा जल्दी जा और आ। दीदी भैया बात कर रहे हैं। अम्मा बोली, दरवाज़ा भेड़ दो, आराम से बतिया लेंगी। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अम्मा जी के पैर दबाने लगी। नींद में जाते जाते अम्मा बोली, धानी तुम अच्छा कस के दबाती हो, पर भोला की माँ के हाथ में दुलार होता है, उसके हाथ की बात ही कुछ और है। मेरे सामने अब अम्मा का दूसरा ही स्वरूप आ रहा था। दीदी शायद इसलिए शाम को मुझे समझा रही थी। अम्मा बुदबुदा रही थी, बेचारी बड़े कष्ट में है, हमारे हाथ में भी तो कुछ नहीं, बस अब जल्दी ठीक कर दे भगवान उनको।
अम्मा जी सो गई। दीदी भी भैया से बात करके सो गई। पूरे घर में दीदी के कमरे से आती गुलाब की भीनी खुशबू फैलकर घर के माहौल की बेहद शांत और सुकून भरा रही थी। अनमोल, मुझे दूसरों के घर में जल्दी नींद नहीं आती, मगर अम्मा के घर में उस रात बड़ी गहरी नींद आई थी। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।